गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं विकास सर सीपीसी करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास केमिस्ट्री का एमपीटी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिनमें हम लोग ने 5 वीडियो तक हम लोगों ने पढ़ा है ना। पिछले क्लास में हम लोग ने ग्रुप के बारे में जाना, आवर्त के बारे में जाना है ना। उनमें से है ना प्रथम ग्रुप, दूसरे ग्रुप, 13वें ग्रुप, 14वें ग्रुप, 15वें ग्रुप, 16वें ग्रुप, 17वें ग्रुप और 18वें ग्रुप के तत्वों के बारे में जाना है ना। उनके ट्रिक के हिसाब से जाना, उनके बारे में कुछ अध्ययन किए है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि 10th क्लास में उतना डीप पढ़ना नहीं है ना स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, लेकिन मैं जितना पढ़ा रहा हूँ वो इनफ है आपके कंपटीशन के लिए, आपके 10th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा है ना स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की अनोखी बातें। आज की अनोखी बातें क्या है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा है ना। क्या लिख रहा है ना, ये मतलबी दुनिया है जनाब, है ना। ये दुनिया कैसी है, मतलबी है ना। यहाँ दुख की वजह पूछने से ज़्यादा उसका मजा लेने वाला ज़्यादा मिलता है ना। ये दुनिया क्या है, मतलबी है, अपने आप से मतलब रखता है। लेकिन स्टूडेंट्स, ये दुनिया जितना भी मतलब रहे, आप क्या है, मेहनत कीजिए, पढ़िए है ना, वर्क कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक पर हम लोग ध्यान देते हैं। सबसे पहले आज का टॉपिक है ना, आज का टॉपिक है ऑर्बिट, यानी कि कक्ष किसे कहते हैं या कक्षा किसे कहते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कक्ष किसे कहते हैं या कक्षा किसे कहते हैं। तो न्यूक्लियस के चारों ओर है ना, यानी कि कोई भी जैसे तत्व है ना, उसके नाभिक के चारों ओर जिस पथ पर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाता है या न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स के घूमने का जो रास्ता होता है, उसी को क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, ऑर्बिट्स। जैसे स्टूडेंट्स, ये आपका एक क्या है ना, किसी तत्व के परमाणु है। परमाणु का ये आपका जो प्लस दिख रहा है, प्लस ये आपका क्या है, उसका नाभिक है। क्योंकि नाभिक में कौन सा होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन क्या होता है, धनावेशित, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित, है ना। और यही इसके चारों ओर ये आपका क्या है, ऑर्बिट्स है ना। ये क्या है, ऑर्बिट्स है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स। और ऑर्बिट को क्या चीज से क्या आता है, स्मॉल एन से सूचित किया जाता है, जहाँ पे एन का मान क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 बढ़ते चला जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, एन का मान क्या होता चलेगा, बढ़ते चला जाएगा, है ना। किसी भी परमाणु के एटम में इन ऑर्बिट्स की संख्या एन बराबर क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना, वो बढ़ते चली जाएगी, है ना। स्टूडेंट्स, आप याद रखिएगा, किसी भी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये हमेशा पूछता है ना, किसी भी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 2n स्क्वायर के बराबर होती है ना। 2n स्क्वायर के बराबर होती है। जैसे n बराबर हम कितना लेंगे, n बराबर कितना लेंगे, 1 लेंगे, फिर n बराबर कितना लेंगे, 2 लेंगे, n बराबर कितना लेंगे, 3 लेंगे। तो n बराबर 1 का मतलब क्या होगा, प्रथम कक्ष। n बराबर जब 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरे कक्ष। n बराबर 3 लेंगे तो तीसरे, n बराबर 4 लेंगे तो चौथे, n बराबर 5 लेंगे तो पांचवें कक्ष। तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो कितने बराबर होगी, 2n स्क्वायर के बराबर होगी। जैसे स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं, है ना, अगर मैं बात करूं n बराबर 1 की, है ना, n बराबर 1 की, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। जब मैं बात करूंगा n बराबर 1, है ना, तो प्रथम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा 2n स्क्वायर के बराबर, यानी कि 2 गुने 1 का स्क्वायर, है ना। तो 2 गुने 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2। उसी प्रकार दूसरे में निकालेंगे तो 2n स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर और गुने 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, उसी प्रकार 3, इसी प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग देखते हैं इन कक्षों को, याद रखिएगा, इसी कक्ष को जिसके हम लोग क्या कहते हैं, एन से सूचित करते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 को, इन कक्षों को क्या कहा जाता है, सेल भी कहा जाता है, कोष भी कहा जाता है, जिसे KLMNO से सूचित किया जाता है ना, KLMNO डॉट 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 आते जाता है ना। जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या था, न्यूक्लियस प्लस था, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, n बराबर 1 है ना, n बराबर 1 है, तो इसी को क्या कहेंगे, हम लोग k कहेंगे। फिर दूसरा आपका क्या आ जाएगा, n बराबर 2, तो इसको क्या कहेंगे, k के बाद हो गया l, इसका नाम क्या है, l है। उसी प्रकार फिर तीसरा आएगा तो क्या हो जाएगा, m आ जाएगा। चौथा को क्या कहेंगे, n कहेंगे। जैसे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे n बराबर 1 है, तो इसको क्या कहा है, सेल, है ना। ऑर्बिट ये पहला ऑर्बिट है, कक्ष ये पहला है, लेकिन सेल, इसका सेल का क्या नाम है, के, है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर के बराबर, जब वैल्यू पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2। n बराबर 2, उसको कौन सा सेल हम लोग कहते हैं, एल, n, तो 2n स्क्वायर, n का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 2, तो 2 दूने 4 और 4 दूने कितना हो जाएगा, 8। उसी प्रकार n बराबर 3, उसको हम क्या कहेंगे, m, तो 2n स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर, है ना,
3 तिया 9 गुने 2 कितना हो जाएगा 18, है ना। n बराबर 4 तो उसको हम क्या कहेंगे n, है ना, कैपिटल N। ध्यान दीजिएगा स्मॉल n बराबर 4 तो कैपिटल N बराबर, तो उसका मान कितना हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 2n स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर 16, 16 दूनी 32। उसी प्रकार O में जाएंगे, फिर आगे P, लेकिन उतनी की आवश्यकता हम लोग की पड़ती नहीं है क्योंकि टोटल 118 तत्व है, इसी में क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। आप यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि किसी भी कक्ष में, किसी भी कोष में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो क्या होती है 2n स्क्वायर के बराबर होती है ना। प्रथम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आप याद रखिएगा, है ना। प्रथम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 2, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 8, तीसरे में कितने होते हैं 18, चौथे में कितने होते हैं 32। आप याद रखिएगा 2 8 18 32, है ना। KLMN प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, है ना। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा, है ना। पाँचवें कक्ष हो जाएगा तो कितने हो जाएगा 5 5 25, 25 दूने 50। छठे कक्ष हो जाएगा तो कितने हो जाएगा 6 6 36, 36 दूने 72, है ना। सातवें कक्ष कितने हो 7 7 49, 49 दूने कितना हो जाएगा 98। इसी प्रकार बढ़ते चला जाता है। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं कुछ नेक्स्ट पॉइंट को, है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है, हालांकि हम लोग को डीप नहीं पढ़ना है। डीप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को, है ना, थोड़ा सा 9th में पढ़ना है और 10th में हम लोग को 20 तत्व तक ही जानकारी प्राप्त करना है ना। और वो भी है जो हम लोग का वो है क्या है, सेल वाइज है ना, सेल वाइज है। चलिए स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, किसी तत्व या परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के विभिन्न सेल में बांटने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ पे आपको दिया गया है कुछ तत्वों का क्या दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है, जिसे मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। चलिए स्टूडेंट्स हमने थोड़ा सा जूम कर दिया, आप ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन यहाँ पर है ना, हाइड्रोजन है, क्या है ये पहला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का H यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें से ऑर्बिट से क्या होगा, आप ध्यान दीजिएगा, हमें यहाँ सजा रहे हैं, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मुख्य रूप से आप ये ध्यान दीजिएगा, है ना। यही आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है, K है, L है, M है, N है। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, परमाणु क्रमांक कितना होता है स्टूडेंट्स, एक। तो सिर्फ किस में चला गया, K में। और आपको पता है कि K में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2, है ना, 2। लेकिन पहले जाएगा किस में, K में, K भरेगा तो फिर L भर जाएगा, तो M भर जाएगा तो N जाएगा, है ना। फिर हीलियम, हीलियम के परमाणु क्रमांक कितना स्टूडेंट्स, 2। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2, 2 इलेक्ट्रॉन भर गया, बाकी इधर तो खाली है ना। L खाली है, M खाली है, N खाली, सब खाली है ना। चलिए स्टूडेंट्स लिथियम की बात करते हैं, तो लिथियम की परमाणु क्रमांक कितना स्टूडेंट्स, लिथियम की परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3, है ना। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो पहले जाएगा K में, K में कितना इलेक्ट्रॉन्स, 2। उसके बाद तो K में अधिक से अधिक 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, यानी कि प्रथम कक्ष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, और अगले में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है, आपको पता है 8 इलेक्ट्रॉन तक रहता है ना। क्योंकि दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो दूसरे में तो पहले एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, तो 2 1 3। उसी प्रकार फिर आ गया 2 2, फिर 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7, 2 8, हो गया ना स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 11 नंबर में, सोडियम में आ जाते हैं। तो क्योंकि दूसरे कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भर गया, है ना। तो पहले में अब आते हैं, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर कितना, दूसरे में 8, अब तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकता है। तो पहले कितना होगा 1, फिर आएगा इसमें 2 3, इधर तो उस प्रकार से रहेगा जैसे पहले भरा हुआ, 4 5 6 7 8, इस प्रकार से आगे भरता चला आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स इसे हम लोग आपको लिख करके जैसे बताते हैं। जैसे अगर आपको कह दिया कि हाइड्रोजन का लिखिए, तो हाइड्रोजन के आपको पता है कि परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है ना। तो इसमें कौन से रहेगा, सिर्फ K L M N की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, K। और आपको पता है कि K में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, 2, है ना। L में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, 8, है ना। M में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, 18, N में अधिकतम कितने हैं, 32, है ना। N में कितने, 32, लेकिन उतना की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमें 20 तक ही जाना है। उसी प्रकार अगर आपको कह दिया कि हाइड्रोजन के बाद हीलियम के लिखने के लिए, है ना, हीलियम के, तो हीलियम के परमाणु क्रमांक 2, तो 2 तो सिर्फ K में चला जाएगा। लेकिन अगर मान लिया जाए कि आपको कह दिया सोडियम का, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, तो आप इसे कैसे लिखिएगा, तो सबसे पहले 2 कॉमा देंगे क्योंकि K में 2, फिर L में कितना 8, L में कितना 8, तो 2 8 10, फिर अगला में कितना जाएगा 1, कितना हो जाएगा 11 हो गया। उसी प्रकार मान लीजिए कि आपको कह दिया सल्फर, तो सल्फर का परमाणु क्रमांक आपको याद रहना चाहिए 16 होता है। तो सल्फर का आप कैसे लिखिएगा, 2, है ना, 8
10 पहुँचा ना, हमें और कितना चाहिए 6 ना, तो कितना हो जाएगा 6, है ना? उसी प्रकार से आपको कह दिया कैल्शियम लिखने के लिए, तो कैल्शियम का आप कैसे लिखिएगा स्टूडेंट्स? आप ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम की मैं बात कर रहा हूँ, है ना? 2, फिर कितना हो जाएगा 8, कितना हो गया 10, 10 8 कितना हो गया 18। और स्टूडेंट्स आप तो कोशिश कीजिएगा कि कैल्शियम के लिखने के लिए आप यहाँ पे हुआ कितना 18 हुआ, और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है कितना 20, तो आप यहाँ कीजिएगा 2 8 10, जो कि गलत हो जाएगा। स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये बाह्यतम कक्ष हो, जैसे ये अगर बाह्यतम कक्ष है, ये बाह्यतम कक्ष है, ये बाह्यतम कक्ष है, अगर तो यहाँ पे बाह्यतम कक्ष कौन है, ये वाला है ना, तीसरा है, तो बाह्यतम कक्ष में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, है ना? अगर वो जाने की कोशिश करेगा तो उससे पहले, है ना, उससे पहले बाह्यतम कक्ष में हमें इलेक्ट्रॉन्स डालना पड़ेगा, तभी उसके पहले वाले में इलेक्ट्रॉन्स भरेगा। इसीलिए हमको अब इलेक्ट्रॉन किस में भरना पड़ेगा, ये आपका के है ना, ये एल है, ये आपका एम है, ये आपका क्या आ जाएगा एन आ जाएगा। तो हमें इलेक्ट्रॉन्स भरना पड़ेगा अब किस में, एन में। एन में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा 1, तो बाह्यतम कक्ष में हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, है ना? बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। उसी प्रकार अगर आपको बोल दिया कि क्लोरीन, है ना, तो क्लोरीन का आप कैसे लिखिएगा स्टूडेंट्स, है ना, 2 8 कितना हो गया 10, हमें और कितना चाहिए 7 और चाहिए, क्या हो गया 17, कोई दिक्कत? पोटेशियम का कह दिया स्टूडेंट्स, है ना, पोटेशियम का कह दिया, तो पोटेशियम का आप क्या लिखेगा 2 8, है ना, 8 कितना हो गया 18, और 18 1 19, है ना स्टूडेंट्स। उसी प्रकार कैल्शियम का आपका कह दिया, तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, तो 2 8 कितना हो जाएगा 8 2, है ना? इस प्रकार से आपका टोटल लिखा जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। तो आप पूरा लिख लीजिएगा 20 तक के, है ना, 20 तक के ही हम लोग को अध्ययन करना है। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं आगे टॉपिक क्या है। सबसे पहले अगला जो टॉपिक हम लोग को देखना है, वो टॉपिक है संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो कह रहा है कि किसी तत्व के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित, है ना, किसी तत्व के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही क्या कहा जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, जो भी हम अभी पढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 20 तत्वों तक ही लागू होगा, है ना, यानी कि कैल्शियम तक ही लागू होगा, हम लोग उसी के लिए ही पढ़ रहे हैं ना, सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू होगा जो हम लोग को पढ़ना है चैप्टर में, उसी को लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को। जैसे मान लिया कि अगर आपसे पूछ दिया कि कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन बताइए, है ना, कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन बताइए, तो आप क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो कार्बन के परमाणु क्रमांक कितना होता है 6, तो आप कैसे लिखिएगा 2 और 4 6, तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गए 4 हो गए। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, ध्यान दीजिएगा, मैं संयोजकता की बात नहीं कर रहा हूँ, संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, है ना, मैं संयोजकता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, है ना। बाह्यतम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। आपको कह दिया किसका, आर्गन का निकालने के लिए, आर्गन 18, तो आप क्या लिखेगा 2 8 10 और 10 8 18, है ना, तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे स्टूडेंट्स 8 हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार अगर आपको कह दिया सल्फर का निकालने के लिए, है ना, आपको कह दिया सल्फर का निकालने के लिए, तो सल्फर कितना होता है स्टूडेंट्स 16 होता है, सल्फर कितना होता है 16 होता है, तो आप कैसे लिखिएगा 2 8 10 10 6 16, है ना, तो 16, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 6 हो जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। चलिए इसी प्रकार आप निकालिए नियोन, नियोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है स्टूडेंट्स 10 होता है ना, कितना होता है 10, तो आप कैसे निकालिएगा, है ना 2 8 10, इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8। यानी कि आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि अभी तक के हम लोग जो पढ़ रहे हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स अधिक से अधिक कितना होगा 8 होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक कितना होगा स्टूडेंट्स 8 होगा। हम लोग 20 तत्वों तक ही अध्ययन करेंगे, ध्यान दिएगा स्टूडेंट्स, हम लोग 20 तत्वों तक ही अध्ययन करेंगे। अगर आपसे पूछ दिया स्टूडेंट्स कि हाइड्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ही, बाहर बोलो या अंदर बोलो, है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक है। अगर आपसे पूछ दिया हीलियम का, तो हीलियम का कितना होगा 2, लेकिन स्टूडेंट्स आपका पूछ दिया लिथियम का, तो लिथियम का कितना होगा 2,1, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, और हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं संयोजकता, है ना स्टूडेंट्स, संयोजकता किसे कहते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, संयोजकता किसे कहते हैं, है ना, वैलेंसी, ये क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट्स, संयोजकता किसे कहते हैं, वैलेंसी से आप क्या समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। संयोजकता एक संख्या होती है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, संयोजकता एक संख्या होती है जो यह प्रदर्शित करता है कि कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या खोता है या साझा करता है जब वह अपने ही तत्व के परमाणु या किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधन बनाता है।
चलिए स्टूडेंट्स समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैं बात करता हूँ कि अगर मैं बात करूँ आपको लिथियम की, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, लिथियम की Li, इसकी परमाणु क्रमांक 3, तो आप इसे क्या लिखेगा 2 और 1। आपको पता है स्टूडेंट्स कि जिसके बाह्यतम कक्ष में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को खोते हैं, है ना। जिसके बाह्यतम कक्ष में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप याद रखिएगा, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को खोते हैं। लेकिन जिसके बाह्यतम कक्ष में, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, 5 6 7 होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, है ना स्टूडेंट्स। वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, जब किसी दूसरे तत्वों के साथ अभिक्रिया करती है तो। या फिर अबंधन बनाने में, अबंधन बनाने में जब बंधन बनाती है तो वो क्या करते हैं, साझा करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरा कोई लेगा, तो वही इसका क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। आप स्टूडेंट्स ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे पूछ दे कि धातु की संयोजकता किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वही धातु की क्या होती है, संयोजकता होती है। आपको ये पता है धातु किसे कहते हैं, तो आप याद रखिएगा, जिसके बाह्यतम कक्ष में 1 2 3, याद रखिएगा 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जिसके बाह्यतम कक्ष में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, धातु होते हैं। कुछ एक्सेप्शन है ना, कुछ एक्सेप्शन है, जैसे हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, फिर भी वह धातु नहीं, अधातु है। हीलियम के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर भी वह धातु नहीं है, वो क्या होता है ना, निष्क्रिय गैस होता है ना, क्योंकि उसमें निष्क्रियता का गुण पाया जाता है। तो एक्सेप्शन को छोड़ करके, जैसे अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट सोडियम की, अगर मैं बात करूँ तो सोडियम की परमाणु क्रमांक 11, तो आप क्या लिखेगा 2, है ना, 2 8 10 10 1 11। इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग करेगा, और 1 2 3 वाला क्या करता है, त्याग करता है, याद रखेगा। जिसके बाह्यतम कक्ष में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका संयोजकता 1 2 3 ही होगा। लेकिन आप याद रखिएगा, आधातु की संयोजकता अगर आपसे पूछ दे, आधातु की संयोजकता, तो आप याद रखिएगा 8 में से घटा करके निकालिएगा। जैसे स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं कार्बन, कार्बन एक आधातु है ना, इसका परमाणु क्रमांक 6 है, तो अगर हमें इसे निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम क्या लिखेंगे 2 और 4, है ना स्टूडेंट्स, 2 और 4। तो इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 है ना, बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। तो हम कैसे निकालेंगे, 8 - 4 बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 हो जाएगा। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की निकालने की बात करूं, नाइट्रोजन के 7 होता है स्टूडेंट्स, तो क्या आप लिखेगा 2 और 5, 7 हो गया ना, क्योंकि प्रथम कक्ष में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएगा और दूसरे कक्ष में अधिकतम 8, लेकिन टोटल है कितना, टोटल है कितना, हमें 7 ही इलेक्ट्रॉन भरना है ना, तो हम इसमें कितना इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 5। अगर इसकी संयोजकता निकालने की बात करें तो आप 5 नहीं बोलिएगा स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो 5 होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 होगा, लेकिन संयोजकता की बात करेंगे तो 8 - 5 बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं क्लोरीन का, निकालिए क्लोरीन का, तो क्लोरीन का आप कैसे निकालिएगा, है ना, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है स्टूडेंट्स 17, 2 8 10 10 7 17, है ना। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछे स्टूडेंट्स तो 7 होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 7 हो जाएगा। लेकिन अगर बात कर दिया जाए आपको, अगर बात कर दिया स्टूडेंट्स कि इसकी संयोजकता कितनी होगी स्टूडेंट्स, संयोजकता की अगर बात कर दी जाए तो संयोजकता इसकी कितना हो जाएगा, 8 माइनस 7, है ना, 8 - 7 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। संयोजकता और संयोजी आप समझ चुके होंगे हमारे हिसाब से स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग ध्यान देते हैं कुछ तत्वों के यहाँ पे, है ना, संयोजकता दिया गया है। जैसे हाइड्रोजन की संयोजकता कितना होता है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन की संयोजकता कितना होता है, 1। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। कार्बन का कितना होता है स्टूडेंट्स, 4, अभी मैं निकाल के बताया था अभी। सोडियम का कितना होता है, 1, अभी मैं दिखाया था, है ना। ऑक्सीजन का कितना होता है स्टूडेंट्स, 2। आप रटिएगा नहीं, ऑक्सीजन का कैसे लिखिएगा, ऑक्सीजन का कैसे आप निकालिएगा स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन का होता है कितना, 8, तो 2 और 6 कितना हो गया, 8। संयोजी इलेक्ट्रॉन 6, तो संयोजकता कितना स्टूडेंट्स, 8 - 6 बराबर कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे 2 दिया गया है। मैग्नीशियम का उसी प्रकार से आप निकालिएगा 2, कैल्शियम का आप निकालिएगा 2, बाह्यतम कक्ष में होते ही है। एल्यूमिनियम का 3, क्लोरीन का 1 मैं भी निकाल करके बताया था, है ना स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है ना, आवर्त संख्या, पीरियोडिक नंबर, है ना, आवर्त संख्या पीरियोडिक नंबर, है ना। यदि किसी, आप याद रखिएगा स्टूडेंट, यदि किसी तत्व या परमाणु के कुल कक्षों की संख्या को, है ना, यदि यहाँ प्रश्न नहीं होगा, है ना, किसी, यदि को आप काट दीजिएगा ना,
किसी तत्व या परमाणु के कुल कक्षों की संख्या को उस तत्व की आवर्त संख्या कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछ दिया कि आप बताइए ऑक्सीजन की आवर्त संख्या कितनी है, किस आवर्त में ऑक्सीजन है, तो आप कैसे निकालिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ऑक्सीजन के आप क्या लिखिएगा, है ना, ऑक्सीजन के आप क्या लिखिएगा, ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक कितना होता है स्टूडेंट्स, 8 होता है ना। तो ऑक्सीजन के आप सबसे पहले क्या लिखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा। तो कैसे हम लिखेंगे, हम लोग 2 और 6 क्या हो गया 8, 2 6 8। तो हमें इससे मतलब नहीं है, टोटल आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स, टोटल, है ना, टोटल इसकी आप याद रखिए टोटल कितने कितने कक्ष है, तो कक्ष एक और एक दो कक्ष है ना, एक हो गया के और दूसरा हो गया एल, एन बराबर 1 और एन बराबर 2। तो ये दूसरे आवर्त का तत्व होगा। किस आवर्त का तत्व होगा, दूसरे आवर्त का तत्व होगा। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसे देखते हैं पीरियोडिक टेबल में, है ना, इसे हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, मैंने बात किया था ऑक्सीजन का ना, है ना, मैंने ऑक्सीजन की बात किया था। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं, ऑक्सीजन 8 होता है, तो क्या लिखेंगे 2 और 6, पहला दूसरा, कक्षों की संख्या कितनी है 2। तो हम दूसरे आवर्त में जाएंगे, है ना, दूसरे आवर्त में जाएंगे, ये आपका पहला आवर्त है, ये आपका दूसरा आवर्त है, इसी को आवर्त बोलते हैं ना, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। तो दूसरे आवर्त में जाइए, क्या ऑक्सीजन मिलता है, मिलता है, मिलता है, हाँ चलिए ऑक्सीजन मिल गया, है ना, दूसरे आवर्त में हमें ऑक्सीजन मिल गया। चलिए स्टूडेंट्स उसी प्रकार से क्लोरीन को हम लोग निकालते हैं, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है स्टूडेंट्स 17। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, है ना, 2 हो गया ना स्टूडेंट्स, 2 8 10 10 7 17। तो आप बताइए इनमें कक्षों की संख्या कितनी है, 1 2 3, के एल एम, 3 आवर्त हो गया ना, ये पहला, है ना, दूसरा और ये तीसरा आवर्त, है ना, आवर्त की संख्या तीसरा। तो आप तीसरे आवर्त में चलिए, है ना, पहला आवर्त, है ना, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, तीसरे आवर्त में जाइए, क्लोरीन मिलता है या नहीं, चलिए तीसरे आवर्त में हम लोग जा रहे हैं, कहीं क्लोरीन मिल रहा है, क्लोरीन मिल रहा है, चलिए क्लोरीन मिल गया, है ना स्टूडेंट्स, क्लोरीन हमें मिल गया, है ना। तो ये किस प्रकार से हम लोग आवर्त ज्ञात करते हैं आप समझ चुके होंगे, है ना। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, हम लोग निकालते हैं किसका स्टूडेंट्स, हम लोग निकालते हैं कैल्शियम 20 का, है ना, कैल्शियम 20 का निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, 2 8 8 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। प्रथम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, के में 2 अधिकतम, है ना, के में 2, एल में 8, एम में ध्यान दीजिएगा, एम में होता 18 अधिकतम, लेकिन जब बाह्यतम कक्ष होता है तो उसमें अधिक से अधिक 8 ही रह सकता है, इसीलिए हमको इलेक्ट्रॉन भरना पड़ा किसमें, एन में। तो अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, 1 कक्ष 2 कक्ष 3 कक्ष 4 कक्ष, तो कैल्शियम जो होगा वो किस कक्ष का होगा, तत्व होगा वो, सॉरी, ये किस आवर्त का तत्व होगा, ये चौथे का होगा, है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा। हम लोग चौथे में जाकर के देखते हैं, ये आपका हो गया प्रथम द्वितीय तृतीय या चतुर्थ। आप देखिए चतुर्थ में आपको कैल्शियम दिख रहा है ना, तो ये कैल्शियम का हो गया। तो आवर्त इस प्रकार से हम लोग ज्ञात करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग ने आवर्त निकालना सीख गया, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स, है ना, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को देखना है वो देखना है समूह संख्या, है ना स्टूडेंट्स, समूह संख्या ग्रुप नंबर किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन एक या दो वाले तत्व, आप याद रखिएगा एक या दो संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें, पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन समझिए, है ना, जिसमें एक दो संयोजी इलेक्ट्रॉन एक या दो वाले तत्वों की समूह संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, बराबर होती है ना। समूह यानी ग्रुप की बात करें, संयोजी इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि जिसके संयोजी इलेक्ट्रॉन एक या दो हो, है ना, वो किसका होगा, अगर एक वाला तो समूह एक का तत्व होगा, दो वाला समूह दो का तत्व होगा, है ना। चलिए स्टूडेंट्स अब तीसरा दूसरा एक पॉइंट लिखा है, यदि किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उसे 0 या 18वें समूह में रखा गया है अपवाद में हीलियम, है ना। हीलियम के बाह्यतम कक्ष में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, हीलियम के बाह्यतम कक्ष में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर भी इसे 0 समूह में रखा गया है। तीसरा पॉइंट है ना, तीसरा पॉइंट है 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले तत्व की, ध्यान दीजिएगा, है ना, 2 से अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 से ज़्यादा आ जाए तो उसे हम लोग क्या से निकालेंगे, 10 जोड़ करके निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 10 जोड़ करके हम लोग निकालेंगे ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर समूह संख्या। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग पहुंचते हैं प्रेडिक्ट टेबल के पास पहुंचते हैं और सभी को ज्ञात करने की कोशिश करते हैं, सभी पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम निकालने की कोशिश करते हैं हाइड्रोजन का, आप ध्यान दीजिएगा
हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो इसका कितना हो जाएगा बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये किसका होगा, किस समूह का तत्व होगा, पहला समूह का तत्व है। देखिए तो आप हाइड्रोजन में ही हम लोग चल जा रहे हैं, पहले में ही है, हाइड्रोजन में ही है। चलिए स्टूडेंट्स, उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं हीलियम की अगर मैं बात करूं, हीलियम की बात करूं तो हीलियम के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या बोला, एक्सेप्शन में है ना, एक्सेप्शन में अपवाद में हीलियम होता है जिसके बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन रहने पर भी वो निष्क्रियता का गुण प्राप्त करता है। वो 18वें समूह, इसी को क्या बोला जाता है, शून्य समूह है ना, 18वें समूह या शून्य समूह, जिसमें सभी निष्क्रिय गैस होते हैं। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ लिथियम का स्टूडेंट्स, लिथियम की मैं बात करता हूँ तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, तो 2 और 1 हो जाएगा 3 है ना, 2 और 1 3। तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है ना। तो इसका किस ग्रुप में होगा, तो प्रथम ग्रुप में होगा। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं कार्बन 6 की मैं बात करता हूं, कार्बन 6 की बात करता हूं तो आप इसे कैसे लिखिएगा, है ना, 2 4 6 है ना। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4, कितने इलेक्ट्रॉन्स है स्टूडेंट्स, 4 है। तो मैंने क्या कहा था, 1 2 जब रहेगा, जब 1 2 रहेगा तो प्रथम और द्वितीय में रहेगा। लेकिन जैसे ही 2 से ज़्यादा हो जाए तो 10 जोड़ करके लिखते हैं ना, कैसे करते हैं, 10 जोड़ करके। तो ये तो 2 से ज़्यादा 4 है ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 हो गया है ना। तो हम 10 जोड़ करके लिखेंगे तो 10 4 14 में चला जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कार्बन आपका मिल गया 14वें ग्रुप में है ना। कार्बन किस ग्रुप में हो गया स्टूडेंट्स, 14वें ग्रुप में हो गया। उसी प्रकार स्टूडेंट्स अगर मैं बात करता हूँ आर्गन की, अगर मैं बात करूँ आर्गन, तो आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है स्टूडेंट्स कितना, 18 होता है। कितना होता है, 18। तो आप इसे कैसे लिखिएगा, 2 8 10 10 8 18। मैंने क्या बताया स्टूडेंट्स, है ना, जिसके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो, एक्सेप्शन में हीलियम है ना, वो कहाँ जाएंगे, 18वें में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, 18वें में। ऐसे वो भी नियम आप पालन कर सकते हैं। 2 से ज़्यादा संयोजी इलेक्ट्रॉन है ना 8, तो आप किस में जोड़िएगा, 10, तो 10 8 18 होता है। आप आइए 18वें में देखिए आर्गन मिल रहा है, जी हाँ मिल रहा है। उसी प्रकार स्टूडेंट्स आप सल्फर को निकाल करके देखिए, सल्फर का निकाल के देखिए, तो सल्फर का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सल्फर का क्या हो जाएगा, है ना, 2 8 10 और 10 6 कितना हो जाएगा, 16, 10 6 कितना हो जाएगा, 16 है ना, 16। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है स्टूडेंट्स, 16 होता है। तो 2 से ज़्यादा संयोजी इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, 2 से ज़्यादा संयोजी इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्ष में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है। तो 2 से ज़्यादा 6 है, तो हम क्या कैसे निकालेंगे ग्रुप नंबर, हम निकालेंगे कैसे, 10 में जोड़ करके। तो 10 6 हो जाएगा 16। चलिए 15 1 16 में आप जा करके देखिए, 16वें में है ऑक्सीजन, 16 में है, 16वें में है। आवर्त की अगर बात करता तो 1 2 3 कक्ष की संख्या, तीसरा है तो तीसरा आवर्त में ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, है ना, तीसरा आवर्त में ये हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। हम लोग चलिए देख लिए ग्रुप नंबर, देख लिए पीरियड नंबर, देख लिए। आगे हम लोग देखते हैं, अब थोड़ा सा स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। लिखता है कि परमाणु का आकार या साइज, है ना, परमाणु का आकार या साइज, किसी परमाणु का आकार, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, किसी परमाणु का आकार प्रायः उसके परमाणु के त्रिज्या से दर्शाया जाता है। जैसे मान लीजिए परमाणु का आकार कितना है, तो जितना बड़ा उसका क्या होगा, रेडियस होगा ना, जितना बड़ा उसका क्या होगा, रेडियस होगा, त्रिज्या होगा, उतना ही बड़ा उसके क्या हो जाएंगे, परमाणु के आकार होंगे, है ना, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद लिखता है कि परमाणु त्रिज्या परमाणु के नाभिक के केंद्र से बाह्यतम कक्ष, याद रखिएगा, है ना, बाह्यतम कक्ष के बीच की दूरी होती है। जैसे स्टूडेंट्स हम ध्यान देते हैं, अगर मैं बात करूं क्लोरीन की बात करूं, है ना, तो क्लोरीन में कक्ष कितने हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूं क्लोरीन की, है ना। चलिए स्टूडेंट्स मैं बात करता हूं क्लोरीन की बात करता हूं, क्लोरीन की बात करता हूं, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है ना। तो इसके प्रथम कक्ष ये हो गए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, n बराबर 1, यानी कि ये हो जाएगा k, कितने इलेक्ट्रॉन, 2। उसके बाद हो गया क्या, n, है ना, n k हो गया। उसके बाद n बराबर ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, 2, है ना, n बराबर 2, तो हम क्या कहेंगे, l, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 2 हुआ 10। अब हम तीसरा लेते हैं तो n बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, इधर लिखते हैं ना, n बराबर हो गया, n बराबर हो गया कितना, 3, है ना। तो ये कहाँ चल जाएगा, m में। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अधिक से अधिक 8 भरेंगे, बाह्यतम है, लेकिन हमें चाहिए टोटल 17, तो 2 2 8 10 हो चुका है, हमें इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा, 7 इलेक्ट्रॉन।
कितना भरना पड़ेगा? 7 इलेक्ट्रॉन। तो बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमें कह रहा है कि परमाणु त्रिज्या किसे कहेंगे? तो ये इसका नाभिक है ना, नाभिक। और बाह्यतम कक्ष है ना, बाह्यतम कक्ष के बीच की दूरी यही क्या कहलाएगी? परमाणु की त्रिज्या कहलाएगी। तो हमारे हिसाब से आप परमाणु त्रिज्या समझ गए होंगे, है ना स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, इसे पिकोमीटर पीएम या एंगस्ट्रम में मापा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा होता है ना, ये क्वेश्चन पूछा है कि परमाणु त्रिज्या का मात्रक क्या है? तो एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम किसका मात्रक है? परमाणु त्रिज्या का, है ना। यह पिकोमीटर में मापा जाता है। आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक पीएम यानी कि पीएम का मतलब पिकोमीटर, है ना। पिकोमीटर बराबर 10 पे पावर -12 मीटर होता है ना। एक पिको में 10 पे पावर -12 और एक एंगस्ट्रम में 10 पे पावर -10 मीटर होता है। एक पिको में 10 पे पावर -12 और एक एंगस्ट्रम में होता है कितना? 10 पे पावर -10 मीटर। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं। किसी आवर्त में, है ना, किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पे तत्वों के परमाणु का आकार घटता है। आप याद रखिएगा, बाईं से दाईं मतलब इधर से इधर जाने पे, है ना, इधर से इधर लेफ्ट टू राइट जाने पे परमाणु का आकार घटता जाता है, क्योंकि तत्वों की परमाणु संख्या में वृद्धि होती है, जिससे नाभिक में धन आवेशों की संख्या बढ़ती जाती है, जबकि इलेक्ट्रॉन के कक्षाओं की संख्या वही रहती है। आप याद रखिएगा, जब हम लोग मेन पॉइंट आप ये याद रखिएगा कि बाईं से दाईं ओर जाने पे परमाणु का आकार क्या होता है? घटता है। बाईं से दाईं ओर जाने पे परमाणु का आकार क्या होता है? घटता जाता है। हमें इसे देखेंगे आगे। चलिए स्टूडेंट्स, है ना, दूसरा पॉइंट है, आप ध्यान दीजिएगा, है ना। नाभिक में धन आवेशों की संख्या बढ़ने से इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल क्या होता है? बढ़ जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु की त्रिज्या अर्थात क्या होती है? घट जाती है। हम लोग इसे समझते हैं, थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल में समझने की कोशिश करते हैं, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में इसी को हम लोग देखते हैं। लिखता है कि बाईं से दाईं ओर जाने पे, है ना, कह रहा है कि बाईं से दाईं ओर जब हम लोग जाएंगे, यानी कि इधर से इधर जब हम लोग जाएंगे, है ना, तो इसकी त्रिज्या क्या होती है? घटती जाती है। यानी कि इधर वाला क्या होता है? बड़ा होता है, और इधर जैसे जाएंगे क्या होता चला जाएगा? छोटा चला जाए होता जाएगा। क्या होता जाएगा? छोटा हो जाएगा, यानी कि घटते चला जाता है। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या पढ़ना है? नेक्स्ट टॉपिक है ना, बहुत अच्छा चीज़ दिया गया है ना। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का पढ़ा है, किसी आवर्त में, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, किसी आवर्त में अगर बात करें, है ना, किसी आवर्त में क्षार धातु का परमाणु का आकार सबसे बड़ा और हाइड्रोजन का परमाणु का आकार सबसे छोटा होता है। वही मैंने बताया था, क्या होता है ना, कि क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु, आप याद कीजिए, प्रथम आवर्त के, ध्यान दीजिएगा, प्रथम समूह के जो तत्व था उसे मैंने क्या बोला था? प्रथम समूह के तत्व क्षारीय धातु, और दूसरे समूह को क्या बोला था? क्षारीय मृदा धातु, है ना। ये प्रथम था और ये दूसरे था ना, प्रथम दूसरे। फिर यहाँ पे 18 निष्क्रिय गैस, यहाँ पे 17 क्या था? हाइड्रोजन, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, हाइड्रोजन। तो लिख रहा है कि क्षार धातु के जो होता है, क्षार धातु के परमाणु का त्रिज्या सबसे बड़ा और हाइड्रोजन का क्या होता है? सबसे छोटा होता है। क्या होता है? सबसे छोटा होता है। आप याद रखिए स्टूडेंट्स। फिर नीचे लिखता है कि अक्रिय गैस, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, अक्रिय गैस, अक्रिय गैस यानी कि समूह 18 की बात कर रहा है ना। अक्रिय गैस या अक्रिय तत्व का परमाणु का आकार किसी भी आवर्त में सबसे बड़ा होता है ना, सबसे बड़ा होता है। आप याद रखिएगा, याद रखिएगा, किसी भी आवर्त में, जैसे अगर आपसे पूछ दिया कि यहाँ से अगर मैं शुरू करता हूँ, है ना, अगर मैं शुरू करता हूँ लिथियम से, अगर मैं शुरू करता हूँ, है ना, लिथियम से शुरू करता हूँ, लिथियम से, है ना, लिथियम से शुरू करता हूँ, तो इधर आपका क्या आ जाएगा? है ना, फ्लोरीन आएगा, फ्लोरीन आएगा, और इधर क्या आएगा? नियोन आएगा, है ना। तो क्षार धातु में तो क्या उसका बड़ा होगा? लिथियम का बड़ा होगा, है ना। और सबसे छोटा किसका होगा? फ्लोरीन का बड़ा होगा। लेकिन अगर मैं इस आवर्त की बात करूं, है ना, अगर मैं इस आवर्त की बात करूं, दूसरे आवर्त की बात करूं, तो सबसे बड़ा किसका होगा? नियोन का होगा, है ना, सबसे बड़ा किसका होगा? नियोन का। यानी कि निष्क्रिय गैस का क्या होता है? सबसे बड़ा होता है स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान देते हैं। किसी समूह, चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को क्या देखना है, थोड़ा सा स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को देखना है, किसी समूह की बात कर रहा है ना, किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पे, ध्यान दीजिएगा ऊपर से नीचे की बात कर रहा है, यानी कि समूह की अब बात कर रहा है ना, समूह की बात कर रहा है। ऊपर से नीचे जाने पे परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि तत्वों के परमाणु में कक्ष की संख्या क्या होती है, बढ़ते जाती है। परमाणु का आकार ऊपर से नीचे की ओर क्या होता है, बढ़ता है ना, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। और लेफ्ट टू राइट क्या होता है, घटता है। आप याद रखिए, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, घटता है ना, और ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्या होता है, बढ़ता है। आप याद रखिएगा, कक्ष की संख्या बढ़ने से परमाणु का आकार भी क्या होता है, बढ़ते जाता है। किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पे तत्व का धात्विक गुण घटता है और आधात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि परमाणु का आकार घटता जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, है ना, जैसे जैसे हम लोग आवर्त में इस साइड से इस साइड जाएंगे, आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, है ना, लेफ्ट टू राइट, जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो धातु का गुण क्या होते जाएगा, घटते जाएगा, और अधातु का गुण क्या होता है, बढ़ते जाता है ना। धातु का गुण क्या होता है, घटते जाता है, और अधातु का गुण क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे, उसी प्रकार हम लोग अगर बात करते हैं समूह में, किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पे तत्वों का धात्विक गुण बढ़ता है, और ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, धात्विक गुण बढ़ता है, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, घटता है ना। और आधातु का गुण घटता है, उल्टा है, ध्यान दीजिएगा उल्टा यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ते जाता है। धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, धातु में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, और अधातु में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। कैसे, आप समझिएगा, जैसे अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं बात करूँ सोडियम की बात करूँ, है ना, सोडियम 11 की मैं बात करूँ, तो सोडियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेगा तो लिखाएगा 2 8 10 10 1 11। मैंने क्या बोला, इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये किसी के साथ अगर कंपाउंड बनाता है तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, देना इसका आसान होगा ना, लेकिन इसके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए तभी ना निष्क्रियता का गुण आएगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो आप दिमाग लगाइए स्टूडेंट्स, कोई भी क्या इसको 7 इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे मान लीजिए, आप इतना ही सिंपल सोचिए कि अगर आप 1 रुपया किसी को दे देते हैं तो आप अस्टेबल हो जाते हैं, या फिर 7 रुपया आपको कोई देगा तब अस्टेबल होइएगा। तो कोई भी 7 रुपया देना नहीं चाहेगा, वो क्या चाहेगा, 1 रुपया वो आपसे ले लेगा, ताकि दोनों को फायदा हो जाए। तो आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक इलेक्ट्रॉन, है ना, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन वाले धातु होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्यागते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है वह क्या होता है, धनात्मक होता है, धन आयन बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन 3 पार्टिकल्स मुख्य रूप से होते हैं, जिनमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन को वो त्याग देगा तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है, इसीलिए धातु क्या होता है, धनात्मक हो जाता है, और अधातु क्या हो जाता है, ऋणात्मक। इसलिए यहाँ पे लिखा धातु विद्युत का क्या होता है स्टूडेंट्स, धनात्मक होता है, और अधातु विद्युत का क्या होता है स्टूडेंट्स, ऋणात्मक होता है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्या पॉइंट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका आवर्त में नेक्स्ट है आपका आवर्त में बाईं से दाईं की ओर, ध्यान दीजिएगा, बाईं से दाईं की ओर और ऊपर से नीचे, दो आवर्त की बात करता है और समूह ग्रुप की बात करता है। आवर्त में बाईं से दाईं की ओर जाने पे तत्वों की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है, घटते जाती है। यानी कि जैसे ही हम इधर से इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति क्या होगी, घटेगी, क्योंकि इस साइड क्या होता है, मेटल होता है, धातु, इधर क्या होता है, नॉन मेटल। और नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, ये क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है ना। इसीलिए बाईं से दाईं ओर जाया जाए तो विद्युत का धनात्मकता घटती है और विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, बढ़ते जाती है। इसीलिए सबसे ज्यादा जो विद्युत ऋणात्मक होता है वो 17वां होता है। कौन होता है, 17वां, हाइड्रोजन समूह, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उनमें से सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक जो होती है, सॉरी विद्युत ऋणात्मक की बात कर रहे हैं,
सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक जो होते हैं वो 17वें ग्रुप हाइड्रोजन ग्रुप होते हैं, और उनमें से भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक जो होता है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्लोरीन होता है। ये क्वेश्चन कई एक बार पूछा गया है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन होते हैं, तो आप याद रखिएगा क्लोरीन होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ देखते हैं धातुओं के समूह में, ध्यान दीजिए ऊपर बात करता था क्या, आवर्त, नीचे धातुओं के समूह में ऊपर से नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ती जाती है, और अधातुओं के समूह में तत्वों के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होती है, घटती जाती है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। इसीलिए धातुओं के ऊपर से के समूह से नीचे की ओर जाने पे विद्युत धनात्मकता बढ़ती है तथा अधातुओं को क्या होती है, घटते जाती है ना स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, आज का लास्ट टॉपिक, लास्ट पॉइंट जो हम लोग देख रहे हैं वो है क्या, धातु के ऑक्साइड। धातु के ऑक्साइड क्या होती है, क्षारीय होती है। धातु की ऑक्साइड क्या होती है, क्षारीय, लेकिन अधातु की ऑक्साइड क्या होती है, अम्लीय। जैसे कार्बन का ऑक्साइड, अगर मैं बात करूं कार्बन का ऑक्साइड, तो कार्बन एक क्या है स्टूडेंट्स, कार्बन एक क्या है, अधातु है। तो कार्बन का ऑक्साइड CO2 और CO ये कैसा होगा, तो अम्लीय होगा, है ना, ये कैसा होगा, अम्लीय होगा। लेकिन धातु के ऑक्साइड अगर मैं बात करूं सोडियम की, है ना, अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम के ऑक्साइड जो होगा, सोडियम के ऑक्साइड जो होगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका क्षारीय होगी, वो क्या होगी, क्षारीय होगी। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ तक देखा। आज हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल 10th का, है ना, लास्ट पूरे, है ना, लगभग कर चुके हैं। थोड़ा सा और एक दो टॉपिक बाकी है, हम लोग उसे भी देख लेते हैं ना। वैसे स्टूडेंट्स जो करियर पॉइंट को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि आपके जो भी भाई बहन जो भी हैं जो लॉकडाउन में नहीं पढ़ रहे हैं वो भी क्लास कर सकें, पढ़ सकें। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं समझाने के लिए, जहाँ तक ये संभव हो पा रहा है वहाँ समझाने की कोशिश करें। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स। हमें देखना है आधुनिक आवर्त सारणी की उपलब्धियां, है ना, आधुनिक आवर्त सारणी की क्या क्या चीज उपलब्धियां हैं, फिर इसका अंतर देखेंगे, लास्ट हो जाएगा, है ना। चलिए ये एग्जाम में पूछते हैं आपको, हालांकि समझा हुआ ये चीज है ना। आधुनिक आवर्त सारणी, है ना, परमाणु संख्या पर आधारित है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछता है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पे आधारित था, परमाणु संख्या पे, बाकी सभी क्या चीज पे आधारित था, आप याद रखिएगा परमाणु द्रव्यमान पे। हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान इसमें मिल गया, जिसे किसमें शामिल किया गया है, प्रथम समूह और प्रथम आवर्त में सबसे पहला तत्व हाइड्रोजन ही है ना। इसीलिए, लेकिन मेंडलीफ ने इसे क्या किया था, दो जगह पे दे दिया गया था, दो स्थान पे सजा दिए थे, और इसे क्या कह दिए गए थे, आवारा तत्व कह दिए थे, है ना। प्रत्येक तत्व की स्थिति, है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्रम में है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जो क्रम, जो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे थे उसी के क्रम में इसे सजाया गया। प्रत्येक आवर्त के क्षार धातु, यानी कि प्रथम को छोड़ करके, आप याद रखिएगा प्रथम को छोड़ करके, है ना, कि प्रथम में क्या है, हाइड्रोजन है ना, जो धातु नहीं है अधातु है ना, हाइड्रोजन प्रथम को छोड़ करके कहाँ से, क्षार धातु से प्राप्त शुरुआत होती है, क्षारीय धातु अल्कलिक मेटल से शुरू होती है, और अंतिम क्या होती है, अक्रिय गैस। 18वें में सभी क्या है, अक्रिय गैस है, और पहले वाले में क्या है, क्षारीय धातु है ना। ध्यान दीजिएगा, जब भी अगर आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो आप पीरियोडिक टेबल को निकाल के सामने रखिएगा ताकि ज़्यादा समझ में आए, है ना स्टूडेंट्स। चलिए, अज्ञात तत्वों के लिए आवर्त में रिक्त स्थान छोड़ा गया, जिससे बहुत से तत्वों की खोज हुई और उसमें क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। जैसे स्टूडेंट्स, हम लोग जब पुराने वाला बुक देखते हैं हम लोग अपना, तो उसमें 114 तत्व की ही चर्चा करती है, लेकिन नए वाले में क्या कर रहा है, 118 की बात कर रहे हैं, और नए नए तत्वों का खोज हुई है, जिसे पीरियोडिक टेबल में क्या किया जाएगा, आगे भरा जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में धातु एवं अधातु को उपधातु के द्वारा अलग किया गया। मैं बताया था स्टूडेंट्स, है ना, कि धातु को किधर रखा गया है ना, राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड रखा गया, धातु को इस साइड रखा गया है, अधातु को इस साइड रखा है, और बीच में ग्रीन वाला बताया था उपधातु, है ना। तो उपधातु क्या करती है, धातु और अधातु को क्या करती है, अलग करती है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आधुनिक आवर्त सारणी में सामान्य तत्व, संक्रमण तत्व और अक्रिय गैसों को स्पष्ट किया गया है ना। मैं बताया था कि इधर क्या कर दिया गया है, क्षारीय धातु को रखा गया है, फिर मृदा क्षारीय धातु, बीच में क्या चीज था आपका, संक्रमण तत्व था, है ना, फिर यहाँ पे आपका क्या था, आधातु था, फिर लास्ट में क्या था, निष्क्रिय गैस था, है ना, क्या था, निष्क्रिय या अक्रिय या उत्कृष्ट गैस कहते हैं। इस प्रकार से सभी को स्पष्ट कर दिया गया है ना, इन सभी इसका क्या है, गुण है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं
अब लास्ट जो टॉपिक हम लोग का बचा पढ़ने के लिए वो है मेंडलीफ के आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर, है ना। मेंडलीफ के आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर हम लोग देखते हैं, दोनों में डिफरेंस देखते हैं। आज हम लोग का टॉपिक ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस पूछते हैं आपके 5 नंबर के, है ना। पहले, यह तत्व को कैसे सजाया था मेंडलीफ ने। मेंडलीफ ने आपको पता है कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था, है ना। इसने उपसमूह ए और बी एक ही वर्ग के अंतर्गत रखे थे। इसने उपसमूह ए और बी को क्या कैसे रखा, अलग अलग रखा। इन्होंने 6 क्षैतिज यानी कि आवर्त की संख्या 6 बताया था, और उदग्र यानी कि ग्रुप की संख्या कितने बताए थे, 8, है ना। और इन्होंने क्षैतिज यानी कि आवर्त की संख्या 7 और ग्रुप की संख्या कितने बताए हैं, 18 बताए हैं। इन्होंने अक्रिय गैस का कोई स्थान नहीं दिया था। इन्होंने अक्रिय गैस को 18वें समूह में स्थान दिया है, बहुत आसान है। इसमें बहुत सारे दोष मिले। मेंडलीफ के आवर्त सारणी के लगभग सभी दोष को इन्होंने क्या कर दिया, दूर कर दिया, है ना। यह आवर्त सारणी का छोटा रूप है। ये क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट्स, आवर्त सारणी का छोटा रूप कहलाता है। तो मेंडलीफ का आवर्त सारणी क्या कहलाता है, छोटा रूप कहलाता है। और यह आवर्त का क्या है, दीर्घ रूप है। दीर्घ आवर्त किसके कहते हैं, तो मोजले के आवर्त सारणी को दीर्घ आवर्त कहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस पूरे टॉपिक को पढ़ा, समझा, और आज हम लोग ने इसको क्या कर दिया है ना, लास्ट कर दिया है। कल इससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, इसे के क्वेश्चंस को करेंगे, है ना। अगले वीडियोज में हम लोग क्या करेंगे, इसको क्वेश्चंस को देखेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, पूरे एक्सरसाइज को यानी कि पूरे पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन से देखेंगे, है ना। उसके बाद फिर हम लोग कोई दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। जब सभी चैप्टर्स खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, पूरे बुक का, केमिस्ट्री बुक का क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से देखेंगे, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन से देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू।